Students, I hope you all are fine. Basim and those students, Atif Shehzad, Ayan Nabil, बच्चे, are you in your senses? Take out your science book. शाबाश. रोड दे दी बस ये आपके पास रहो. Okay जी. Open your book. Open page number 15. Today we will do reading and explanation. इंशाल्लाह ताला आज हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी. कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको फॉरेस्ट हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी. आई होप आपको समझ आई होगी. आज मैं चैप्टर की रीडिंग करवा कर कल इंशाल्लाह ताला आपसे फुल चैप्टर के क्वेश्चंस पूछूंगी. दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे. Okay, hurry up, write down today's date. Today is 11/8/20 and day is Tuesday. अच्छा जी, our first topic is tundra habitat. Open page number 14. Tundra habitat. Tundra means ट्रीलेस लैंड, जहाँ पर कोई भी ट्री नहीं होता. ट्रीलेस मतलब नो ट्रीज. ठीक है, वहाँ पे ट्रीज क्यों नहीं होते? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्नो देयर. द वेदर देयर इज़ सो कोल्ड and there is no sunlight, and you all know that sunlight is very important for the plant growth. इसलिए व्हाट इज़ टंड्रा? टंड्रा मीन्स ट्रीलेस लैंड, जहाँ पर कोई भी ट्री नहीं ग्रो करता, नहीं उगता. एंड यू ऑल नो दैट हैबिटेट इज़ अ होम, होम ऑफ अ प्लांट और होम ऑफ एन एनिमल, रहने की जगह. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू रीडिंग. यस अबीहा, आस्क मी द क्वेश्चन. अच्छा जी. It is very cold in north and south poles. Polar regions are mostly covered with snow. The habitats here is called the tundra habitat. It consists of empty plains without any tree in sight. Tundra means treeless land. The Arctic tundra has only two seasons, winters and summers. During long winters, fiercely cold winds blow and oceans remain frozen. Even summers are very short and cool here. Summers last only 3 months in a year. अच्छा, अब इन्होंने वहाँ की सिचुएशन बताई है कि वहाँ पे ठंडा हैबिटेट में वेदर कैसे होता है, ये किस साइड पे दुनिया में, ये कहाँ पे लोकेटेड है. सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती है और इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. आपको पता है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ का वेदर काफ़ी स्नोई होता है. ठीक है. पोलर रीजन्स आर मोस्टली कवर्ड विद स्नो. यह बात भी हो गई. द हैबिटेट्स हेयर इज कॉल्ड द टंड्रा हैबिटेट. हमने इस स्नोई रीजन को, इस पोलर रीजन को क्या नाम दिए? टंड्रा हैबिटेट. ठीक है. एंड टंड्रा मीन्स ट्रीलेस लैंड, ऐसा एरिया कि जहाँ पर कोई ट्री नहीं होता, बिकॉज ऑफ नो सनलाइट, बिकॉज ऑफ द वेदर. द आर्टिक टंड्रा, यानी कि यहाँ पे टंड्रा हैबिटेट में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सीज़न होते हैं. कितने सीजन्स होते हैं? 2 सीजन्स, विंटर एंड समर. अच्छा, अब यहाँ की विंटर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है. फियर्सली मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी वाली, वो वैसे हवा होती है ना, वो जिसकी आवाज़ भी होती है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो हड्डियों में घुसती है. फियर्सली मीन्स यानी कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हवा. ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा हार्श वो हवा चल रही होती है सर्दियों में. और जो वाटर, जो उधर के ओशंस होते हैं, उसका पानी फ्रोज़न होता है. फ्रोज़न मीन्स जमा होता है. ठीक है. अच्छा जी,
यानी कि ओशंस ऐसे लगते ही नहीं है कि वो ओशंस, ऐसे लगते वो बर्फ़ है। ठीक इसी तरह उधर की समर जो होती है वहाँ पर धूप नहीं निकलती, बल्कि वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल होती हैं। और इस तरह की समर्स होती हैं कि लाइट एक दफ़ा सन निकल आया तो निकल आया, वरना इतनी ज़्यादा वहाँ पे सनलाइट नहीं होती। जो थोड़ी बहुत सनलाइट आती है उससे क्या होता है, उससे वहाँ पे ग्रास उगती है। ठीक है, छोटी छोटी ग्रास उगती है जो वहाँ पर मौजूद डिफरेंट प्लांट्स एज अ फूड यूज़ करते हैं। समर्स लास्ट ओनली 3 मंथ्स, और वहाँ पर समर सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए होती है। बाकी जो 6 मंथ्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे विंटर होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में आपको रोज़ाना समझाती हूँ, मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊँगी। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में हम प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं कि उनके बॉडी पार्ट्स में क्या चेंज आता है, या उनके बॉडी पार्ट्स में क्या इश्यूज़ होते हैं, या वो अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। सो it is really hard to adapt to the harsh tundra environment. No plant can bear the harsh winter weather. In summer, shallow-rooted grass and small shrubs can be found in the tundra region. Rodents, rabbits, and caribou feeds on the grasses. Weasels, owls, and foxes also live in the tundra habitat. Most animals have a thick and white body covering that keeps them warm and helps to camouflage in the snowy environment. अच्छा जी, तो यहाँ पे बताया गया कि वहाँ का वेदर चूँकि बहुत ज़्यादा हार्श होता है तो वहाँ पे कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए उधर कोई प्लांट नहीं होता। जो ग्रासेस होती है उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, ठीक है, ताकि वो वाटर ले सकें, स्नो से ही वो वाटर ले सकें। ठीक है, और जब भी उनको सनलाइट अवेलेबल होती है, यानी कि समर्स में थोड़ी देर के लिए भी अगर अवेलेबल हो तो उसके ज़रिए उनकी ग्रोथ हो जाती है। स्मॉल श्रब्स, आपको पता है श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ श्रब्स, स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, जैसे झाड़ियाँ नहीं होती छोटी छोटी घास की तरह, वैसे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास वहाँ पे एनिमल्स कौन से होते हैं? दे आर रॉडेंट्स। रॉडेंट्स जो हैं यानी कि चूहों की तरह, चूहों की एक टाइप है। ठीक है, रैबिट्स यानी कि खरगोश। कैरिबो, कैरिबो इज़ ऑल्सो एन एनिमल दैट फीड ऑन द ग्रासेस। ये सारे एनिमल्स ग्रास को एज अ फूड यूज़ करते हैं। इसी तरह वीजल्स यानी कि नेवला, आउल्स यानी कि उल्लू, एंड फॉक्सेस, लूमड़ी वगैरह भी टंड्रा हैबिटेट में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो टंड्रा हैबिटेट है वहाँ पर आप जितने भी एनिमल्स को देखेंगे उनके स्किन का कलर वाइट होता है। उनकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, जो हेयर वगैरह होते हैं, वो सब वाइट होते हैं। अगर आपने आउल भी देखा हो तो वो भी वाइट था। अगर आपने हेयर यानी कि खरगोश भी देख रहे हैं वो भी वाइट है, फॉक्स भी वाइट है। इसी तरह पोलर बियर का कलर भी वाइट होता है। ये इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये पोलर बियर्स वगैरह या ये कोई भी एनिमल ज़मीन पे लेटा हो तो इंसान को उसकी समझ भी नहीं पड़ती, वो ज़मीन में कैमोफ्लेज हो जाती है, यानी कि उनके सेम कलर होते हैं ना। स्नो का भी सेम कलर होते हैं। जैसे अगर कोई लाइन वगैरह भी उधर हो तो उन सब का कलर क्या होता है? ज़मीन के कलर के साथ मैच होता है। ठीक है, जो कलर स्नो का है वही कलर उनकी बॉडी का है। तो बाज़ दफ़ा वो विजिबल ही नहीं होते, वो नज़र ही नहीं आते कि ये एनिमल है। गलती से अगर कोई इंसान वहाँ पे जाए तो उनका पाँव भी वहाँ पे आ सकता है, क्योंकि समझ नहीं पड़ रही होती, उनकी बॉडी स्नो के साथ कैमोफ्लेज हो सकती है। ठीक है, ओके जी, आई होप आपको ये टंड्रा हैबिटेट समझ आ रही होगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बिहेवियरल एडेप्टेशन, के टंड्रा में बिहेवियर्स, एनिमल्स या प्लांट्स के बिहेवियर्स कैसे होते हैं। अच्छा जी, many animals do not live in the tundra for the whole year. They leave or migrate in search of food and warmer places. अच्छा, बाज़ एनिमल जो टंड्रा हैबिटेट में समर्स में रहते हैं वो विंटर्स में माइग्रेट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइग्रेट? यानी कि वहाँ से हिजरत कर लेते हैं।
राइट डाउन द मीनिंग, वहाँ से मूव ऑन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो फूड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर रही होती। इसके अलावा वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा कूल होता है जो उनकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सक रही होती, तो वो जैसे ही विंटर का वेदर आता है वो मूव कर जाते हैं वहाँ से। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियल एडेप्टेशन की एग्जांपल है। आपको पता है व्हाट इज़ बिहेवियल एडेप्टेशन? बिहेवियर मींस इसमें हम एनिमल्स के डिफरेंट बिहेवियर्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं जो वो उस हैबिटेट में देते हैं। जैसे अब ठंडा हैबिटेट में एनिमल्स के कौन से बिहेवियर्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव when attacked by a predator, musk oxen make a circle with their sharp horns facing outward, keeping young ones in the center. अच्छा जी, अब इसमें हमें बता रहे हैं ऑक्सन के बारे में। मस्ट ऑक्सन मीन्स बफलो, इट इज़ लाइक अ बफलो। जैसे देखें आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है, ये बैल की तरह होता है। आपने बैल देखी होगी ना, ये बिल्कुल उसी की तरह होता है। जबकि अपने आप को ख़तरे में महसूस करता है, ये इसको लगता है कि इसका प्रीडेटर इस पे हमला करने वाला है, तो ये क्या करता है, अपने यंग वन को यानी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने शार्प टीथ से एक सर्कल की तरह एक सर्कल सा बना लेता है, ठीक है, और उसके अंदर अपने बच्चे को खड़ा कर देता है और ख़ुद ही उसकी हिफाजत करता है, ठीक है। ये उसका बिहेवियर है ताकि वहाँ पे उसको कोई प्रीडेटर या कोई एनिमल उसको नुकसान ना पहुँचा सके। यंग वन मीन्स बेबी, ठीक है। बेबी बफलो को बचाने के लिए वो उसके इर्द गिर्द अपने तीर के ज़रिए एक सर्कल ड्रा कर देता है और उसकी फिर हिफाजत करते बाहर खड़े रहते। नाउ द सेकंड वन इज़ कैरिबो। कैरिबो ऑफन माइग्रेट टू grazing grounds that have warm temperatures. Now what is this caribou? Caribou is a species of deer, ठीक है, डियर की स्पीशी है कैरिबो एंड दे माइग्रेट टू द ग्रेजिंग ग्राउंड। ग्रेजिंग मीन्स वो जगह कि जहाँ पे घास होती है, ताकि क्योंकि आपको पता है ना वो तो हर्बीवोर्स हैं, डियर ज़्यादातर हर्बीवोर्स होते हैं, बास कार्निवोर्स भी होते हैं। और ऑल्सो अच्छा, अब ये कैरिबो क्यों माइग्रेट करता है? कैरिबो इसलिए माइग्रेट करता है ताकि उसको फूड मिल सके। फूड क्या? यानी कि घास, और इसके अलावा फॉर द वार्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर के लिए वो मूव करता है, ठीक है। नाउ वी हैव थर्ड एग्जांपल, वी हैव lemmings. Lemmings burrow down into the snow during the winter season. Lemmings is like a rat. It is a species of rat. और ये क्या करता है, ये सर्दी में चूहे की तरह ही होल बनाते हैं, ज़मीन की खुदाई करता है और उसमें अपने लिए होल बनाता है और उस होल में चला जाता है ताकि अपने आप को वार्म रख सके, ठीक है। विंटर सीज़न में कोल्ड स्नो वेदर से बचने के लिए वो अपने बिल में घुस जाता है, ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट मरीन हैबिटेट। द वर्ड मरीन डिस्क्राइब समथिंग रिलेटेड टू द सीज एंड ओशंस। आप सबको पता है जैसे ही मरीन का नेम आता है हमारे जहन में फ़ौरन वाटर आ जाता है। क्यों? क्योंकि मरीन जो है वो रिलेटेड है सीज के साथ, समंदर के साथ और ओशंस के साथ। अंडरलाइन द वर्ड सीज एंड ओशन। मरीन हैबिटेट इज़ द हैबिटेट ऑफ वाटर। The marine habitat is the world's largest habitat, making up almost 70% of all habitats. अच्छा, मरीन हैबिटेट दुनिया की तमाम हैबिटेट से सबसे ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 70% ये एरिया कवर करता है, ठीक। इन द मरीन हैबिटेट एनिमल्स एंड प्लांट्स कम इन ऑल साइजेस एंड शेप्स। द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड i.e. द ब्लू व्हेल लिव इन द ओशन। अच्छा, अब मरीन हैबिटेट में वाटर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। वो एनिमल्स बड़े भी होते हैं, वो छोटे भी होते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह की वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द मरीन हैबिटेट इज़ ब्लू व्हेल, ठीक। Different living organisms survive in different zones of an ocean due to their adaptation to temperature, depth, the amount of sunlight. अच्छा, मरीन
हैबिटेट में, यानी कि वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं तो वो किस तरह रहते हैं और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बाज़ एनिमल्स टेम्परेचर की बेस पे रहते हैं। मतलब आप सबको पता है कि ज़मीन के ऊपर जो वाटर जितना ज़मीन के करीब होता है तो वो वार्म होता है, और जितना जितना आप डेप्थ में जाते जाओगे तो वहाँ पे अंधेरा भी होगा और वहाँ पर वाटर ठंडा भी होगा। ठीक है, तो बाज़ एनिमल्स जो हैं वो ठंडे पानी में और विदाउट सनलाइट सरवाइव नहीं कर सकते, इसीलिए वो ज़मीन के करीब रहते हैं। जैसे कि ब्लू व्हेल्स हो गई, जैसे कि टर्टल्स हो गए, फ्रॉग हो गए, ये सब वाटर की अपर लेयर में रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको टेम्परेचर भी सूटेबल होता है और डेप्थ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और उनको सनलाइट भी मिल रही होती है। लेकिन बहुत सी ऐसी फिशेस हैं जो कि ज़मीन जो कि वाटर की डेप्थ में रहते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और लाइट भी नहीं होती और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे कि डिफरेंट फिशेस में हम क्या जिसका नेम था राऊ फ़िश होती, जिसे उर्दू में हम राऊ कहते हैं, वो काफ़ी ठंडे पानी में मिलती है हमें, वो ज़मीन के ऊपर नहीं मिलती और ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ़िश होती है। ठीक है, और ये वाटर की डेप्थ में रहती है। Now coming towards the structural adaptation, with an increase in depth, the ocean gets darker and colder. Deep in the ocean, there is little food. Therefore, only a few animals with certain adaptation can live. Life is abundantly found up to 200 meters in the ocean. Due to mild temperature, presence of sunlight and food, many organism lives around coral reef. अच्छा, अभी मैंने आपको ये सारी बात एक्सप्लेन कर दी है कि कुछ एनिमल्स वाटर के ऊपर की तरफ रहते हैं और कुछ डीप सी में रहते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वेदर। ठीक है, और ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो वाटर के ऊपर की तरफ यानी आउटर लेयर पे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे टर्म डिस्कस हुई है कोरल रीव्स। कोरल रीव्स, व्हाट इज़ दिस कोरल रीव्स? कोरल इज़ बेसिकली, अगर हम इसको डिवाइड कर दें कोरल, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ अ कोरल। कोरल इज़ अ एनिमल, ठीक, जो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ भी है। अ कोरल इज़ अ स्मॉल एनिमल that live in groups. After their death, their skeletons build a coral reef. This reef is home to many animals and plants. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरल एनिमल है। ठीक है, अब ये कैसे रहते हैं? ये ग्रुप्स में रहते हैं, बहुत से कोरल्स मिल के एक साथ रहते हैं। जब कोरल की डेथ हो जाती है तो उनके जो स्केलेटन्स होते हैं ना, यानी कि इनकी बॉडी पे जैसे ह्यूमन की बॉडी में स्केलेटन है वैसे कोरल की बॉडी में भी स्केलेटन है। ठीक है, ढांचा यानी कि जो हड्डियों से बना हुआ होता है, तो वो सब आपस में क्या होते हैं, वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि एक रॉड बनी हुई है, जैसे कि एक चट्टान बनी हुई है। ठीक है, और उस चट्टान के इर्द गिर्द डिफरेंट एनिमल्स और फिशेस रहती हैं। वो जो रॉक है उसे हम कहते हैं कोरल रीफ। ठीक है, रॉक जो कि किस वजह से बनती है, जो कि कोरल एनिमल के स्केलेटन से बनती है और वो होम होती है डिफरेंट एनिमल्स के लिए। एनिमल्स को भी होम के लिए एज अ होम यूज़ होती है और प्लांट्स भी उसको एज अ होम यूज़ करते हैं। Due to the complex structure of coral reefs, most of the fish have developed flat bodies that are effective in making sharp turns. क्योंकि ये चट्टान होती है और ये काफ़ी शार्प होती है, क्योंकि अब उनका स्केलेटन तो डिफरेंट तरीके का होता है ना, तो उसकी वजह से अब फिशेस ने अपने अंदर, जो फिशेस कोरल रीफ में रहती हैं वो किस किस्म की होती हैं, उन्होंने उनकी बॉडीज़ बिल्कुल फ्लैट होती हैं ताकि वो इजीली टर्न्स ले सकें और उनको वो चट्टान के साथ वो टकरा ना जाए। ठीक है, इसी तरह सी ग्रासेस हैव firmly anchored roots and flexible blades to resist to the water flow. सी में जो ग्रास होती हैं उन्होंने अपनी रूट्स को इस चट्टान के ऊपर अटैच किया होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंकर? एंकर मीन्स अटैच करना। ठीक है, ज़ोर से जमाया होता है जिसे हम कहते हैं, ताकि वो हवा की वजह से या वाटर फ्लो की वजह से मूव ना कर सके। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ टर्न द पेज नंबर 16।
बिहेवियरल एडेप्टेशन। अब मरीन हैबिटेट्स में बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या होती है, यानी कि उनके बिहेवियर्स में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंट एक्वाटिक एनिमल्स अडेप्ट सम बिहेवियर टू कोप विद द ओशन। Sea mammals and reptiles hold breath for a long period of time to be able to stay inside the water. Whales are the loudest animals on earth. They make shrieking sounds to communicate and locate the prey in the ocean. अच्छा जी, अब इन्होंने हमें बताया है कि जो भी रेप्टाइल्स या मैमल्स वाटर में रहते हैं तो उनने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया हुआ है कि वो वाटर में अपने सांस को रोक पाते हैं, वो अपनी ब्रेथ को वाटर में होल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ब्लू व्हेल की एग्जांपल आ रही है। ब्लू व्हेल जो है, अगर उसने अपने शिकार को ढूंढना होता है तो वो क्या करती है, वो अजीब तरीके की वॉइसेस निकालती है और उस साउंड को हम क्या कहते हैं, श्रीकिंग साउंड। श्रीकिंग साउंड कैसा होता है, दिस वर्ड इज श्रीकिंग। ऐसा साउंड होता है जैसे कि किसी के रोने की आवाज़ हो। ठीक है, बहुत अजीब सा हाई पिच, यानी कि बहुत तेज़ हाई पिच्ड क्राइंग साउंड, बहुत अजीब सी आवाज़ निकालती है वेल। ताकि क्यों वो ये आवाज़ क्यों निकालती है, ताकि वो अपने शिकार को ढूंढ पाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला कल हम एक्सरसाइज करेंगे और साथ में लेसन समरी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।